काठमांडू का एक सस्ता होटल। एक आदमी अपने कमरे से निकलता है और हमेशा के लिए गायब हो जाता है। कोई लाश नहीं मिली, कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई, कोई आधिकारिक बयान नहीं आया। बस एक खाली कमरा और टेबल पे रखी एक चाय की प्याली जो धीरे धीरे ठंडी होती रही। नेपाल पुलिस ने इसे महज एक मिसिंग पर्सन केस मानकर फाइल बंद कर दी, लेकिन जिन चंद लोगों ने उस फाइल को करीब से देखा उनकी नींद उड़ गई, क्योंकि उस गायब इंसान का नाम दो जानी दुश्मन देशों की खुफिया एजेंसियों के टॉप सीक्रेट रजिस्टर में दर्ज था। एक साथ नेपाल, हिमालय की गोद में बसा एक शांत छोटा सा देश, लेकिन इसकी जमीन पर जो खेल खेला जा रहा है वो दुनिया के सबसे बड़े और सबसे खतरनाक शैडो कॉन्फ्लिक्ट्स में से एक है, और वो खेल आज भी जारी है। आज मैं आपसे 3 सीधे सवाल पूछना चाहता हूँ। पहला, एक देश जो ना भारत का है ना पाकिस्तान का, वो इन दोनों देशों की इंटेलिजेंस एजेंसीज का सबसे एक्टिव बैटलफील्ड कैसे बन गया? दूसरा, क्या यह संभव है कि नेपाल की राजनीति के वो चेहरे जिन्हें आप न्यूज में देखते हैं असल में किसी और के इशारे पर काम कर रहे हों? और तीसरा, जो लोग इस डार्क नेटवर्क से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं उनका अंजाम क्या होता है? इन सवालों के जवाब इस वीडियो में मौजूद है, लेकिन चेतावनी दे दूं, वो जवाब शायद आपको बेचैन कर देंगे। इस खामोश जंग को समझने के लिए आपको नेपाल के नक्शे को देखना होगा। ये देश लिटरली भारत और चीन के बीच सैंडविच बना हुआ है। उत्तर में विशाल हिमालय और उसके पार चीन का तिब्बत, दक्षिण में भारत के साथ 1700 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा पूरी तरह से खुला हुआ बॉर्डर। कोई चेक पॉइंट नहीं, कोई पासपोर्ट नहीं, कोई वीजा नहीं। हर दिन लाखों लोगों की बेरोक टोक आवाजाही। यही वो ज्योग्राफिकल रियलिटी है जिस पर इस पूरी शैडो वॉर की नींव टिकी है। भारत के लिए नेपाल सिर्फ एक पड़ोसी नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक बफर है। अगर नेपाल किसी और ताकत के प्रभाव में आ गया तो भारत की नॉर्दर्न और नॉर्थ ईस्टर्न सुरक्षा पर सीधा और जानलेवा खतरा मंडराने लगेगा। वहीं पाकिस्तान के लिए नेपाल एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। खुला बॉर्डर, पहाड़ी रास्ते, बेरोजगार युवाओं की बड़ी आबादी और एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम जो दशकों से अस्थिर रहा है। आईएसआई के रणनीतिकार इसे एक एक्टिव पेनिट्रेशन जोन मानते हैं। रॉ के लिए ये उनका सबसे पुराना और सबसे उलझा हुआ थिएटर है। 1990 के दशक में नेपाल की माओवादी क्रांति से लेकर आज तक दोनों एजेंसियां यहां शतरंज खेल रही हैं। लेकिन नेपाल के एक आम नागरिक, मान लीजिए पोखरा के किसी ट्रैकिंग गाइड को इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क ये पड़ता है कि उसका अपना देश एक ऐसी बिसात बन चुका है जहां मोहरे उसके हैं लेकिन चाल कोई और चल रहा है। काठमांडू में एक मशहूर इलाका है ठमेल, टूरिस्ट्स, बैकपैकर्स, सस्ते होटल्स और करेंसी एक्सचेंज काउंटर्स का गढ़। इस शैडो वॉर के लिए इससे बेहतरीन कवर पूरी दुनिया में नहीं है। खुफिया ऑपरेशंस फिल्मों जैसे नहीं होते, कोई जेम्स बॉन्ड नहीं होता, कोई कार चेज नहीं होती। यहाँ सब कुछ बहुत बोरिंग और नॉर्मल दिखता है। बस एक आदमी जो किसी दूसरे को जानता है, जो किसी तीसरे को लिफाफे में पैसे देता है और जो चौथे को जानकारी पास कर देता है। यही असली नेटवर्क है। ग्लोबल इंटेलिजेंस एनालिस्ट्स के मुताबिक नेपाल में आईएसआई मुख्य रूप से 3 चैनल्स के जरिए काम करती है। पहला, धार्मिक और चैरिटेबल संस्थाएं, कुछ मदरसे और ट्रस्ट्स जो सच में भलाई का काम करते हैं, लेकिन उनके बीच छिपे कुछ ऐसे भी हैं जो फंड्स का एक बड़ा हिस्सा कहीं और डाइवर्ट कर देते हैं। दूसरा, बिजनेस नेटवर्क्स, फर्जी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनियां, नेपाल की कमजोर फाइनेंशियल मॉनिटरिंग का फायदा उठाते हुए हवाला का काला खेल। तीसरा और सबसे खतरनाक, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, कुछ नेता, कुछ पत्रकार, कुछ एनजीओ वर्कर्स जो कैमरे पर बिल्कुल स्वतंत्र दिखते हैं, लेकिन अगर कोई उनकी फंडिंग का ट्रेल फॉलो करे तो वो ऐसी जगह पहुंचेगा जहां से वापस आना मुश्किल है। अब एक इंसान की कहानी सुनिए। एक 28 साल का लड़का नेपाल के एक छोटे से गांव से काठमांडू आया था। इंजीनियरिंग करना चाहता था, लेकिन जेब खाली थी। अचानक एक एनजीओ ने उसे स्कॉलरशिप दे दी, साथ में एक पार्ट टाइम रिसर्च जॉब भी थमा दी। काम बहुत आसान था, इंटरनेट और अखबारों से कुछ मिलिट्री इंस्टॉलेशंस की जानकारी इकट्ठा करना, एकेडमिक रिसर्च के नाम पर। उस लड़के को भनक तक नहीं थी कि वो किसके लिए काम कर रहा है, और जब तक उसे सच समझ में आया बहुत देर हो चुकी थी। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये एक डॉक्यूमेंटेड पैटर्न है, और नेपाल में ये सबसे ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। अब आते हैं उस हिस्से पर जो किसी भी आधिकारिक फाइल में दर्ज नहीं है। 2015 में नेपाल में भयानक भूकंप आया, पूरी दुनिया से मदद पहुंची, लेकिन इसी ह्यूमैनिटेरियन एड की आड़ में एक अजीब पैटर्न सामने आया। नेपाल में रातों रात कई नए एनजीओ एक्टिव हो गए। नेपाल की अपनी खुफिया एजेंसी ने इंटरनली एक बात नोटिस की, इनमें से कई एनजीओ भूकंप से तबाह हुए इलाकों में काम नहीं कर रहे थे। वो उन इलाकों में डेरा डाले हुए थे जो भारत के पूर्वी बॉर्डर के बिल्कुल करीब थे। क्या यह महज एक इत्तेफाक था? खुफिया दुनिया में इत्तेफाक नाम की कोई चीज नहीं होती। रॉ का काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। नेपाल में उनका नेटवर्क ऐतिहासिक और बहुत गहरा है। 2006 में जब नेपाल में ऐतिहासिक पीस डील हुई और आज के नेपाल की नींव रखी गई,
तो उसमें भारत की भूमिका फैसिलिटेटिव थी। और कूटनीति की दुनिया में कोई भी फैसिलिटेशन फ्री नहीं होती। जो देश आपकी शांति का रास्ता बनाता है वो बदले में कुछ मांगता भी है। सवाल यह है, नेपाल से क्या मांगा गया था? रॉ का मुख्य लक्ष्य है नेपाल में आईएसआई के नेटवर्क को जड़ से उखाड़ना और नेपाल की लीडरशिप को भारत के पक्ष में रखना। लेकिन अब यह इतना आसान नहीं रहा, क्योंकि नेपाल में अब चीन की एंट्री हो चुकी है। BRI प्रोजेक्ट्स, करोड़ों के हाइड्रो पावर इन्वेस्टमेंट्स, सड़कें। अब यहाँ एक घातक ट्रायंगल बन चुका है, भारत, पाकिस्तान, चीन, और बीच में फंसा है नेपाल। अब सुनिए वो एंगल जो इस पूरी कहानी का सबसे खतरनाक ट्विस्ट है। कुछ टॉप एनालिस्ट का मानना है कि नेपाल में रॉ और आईएसआई की एक खूनी दुश्मनी कभी कभी अनजाने में एक दूसरे के ही काम आ जाती है। कैसे? मान लीजिए आईएसआई ने नेपाल में कोई नया स्लीपर सेल या नेटवर्क बनाया और रॉ ने उसे डिटेक्ट कर लिया। रॉ तुरंत उस नेटवर्क को खत्म नहीं करती, वो उसे शांति से ऑब्जर्व करती है, क्योंकि एक नोन एनिमी का नेटवर्क एक अननोन एनिमी से ज्यादा फायदेमंद होता है। इसे खुफिया भाषा में कंट्रोल्ड पेनिट्रेशन कहते हैं। लेकिन इस गेम में सबसे बड़ा रिस्क तब आता है जब क्रॉस फायरिंग होती है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि नेपाल में कम से कम 2 ऐसे पुख्ता मामले सामने आए हैं जहां एक ही आदमी, एक ही एजेंट रॉ और आईएसआई दोनों के लिए काम कर रहा था एक ही वक्त पर। और सबसे डरावनी बात, दोनों एजेंसियों को यह बात पता थी। दोनों उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही थी। दोनों उसे सोच समझकर फीड कर रही थी। ये डबल गेम तब तक चलता रहा जब तक उस एजेंट ने खुद ये तय नहीं किया कि उसे किस तरफ जाना है। और जिस दिन उसने वो फैसला किया, उसके अगले ही दिन वो गायब हो गया। न कोई सुराग, न कोई लाश। 2023 का एक ताजा वाकया, नेपाल के एक बहुत सीनियर सरकारी अफसर का रातों रात ट्रांसफर कर दिया गया। सरकारी कागजों में वजह लिखी थी, एडमिनिस्ट्रेटिव रीस्ट्रक्चरिंग, लेकिन काठमांडू के पावर कॉरिडोर्स की हवा कुछ और ही कह रही थी। ट्रांसफर से ठीक कुछ हफ्ते पहले उस अफसर की कुछ सीक्रेट मीटिंग्स का एक ऐसा पैटर्न दिखा था जिसने दिल्ली से लेकर इस्लामाबाद तक किसी को बहुत बेचैन कर दिया था। किसको? ये कभी बाहर नहीं आया। नेपाल सरकार ने कुछ नहीं कहा, भारत ने कुछ नहीं कहा, पाकिस्तान ने भी कुछ नहीं कहा, लेकिन वो रातों रात ट्रांसफर हो गया। यही इस शैडो वॉर का असली क्लाइमैक्स है। ये टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज बनकर नहीं आता, इसके बारे में अखबारों में लेख नहीं छपते। बस एक फोन कॉल होता है, एक बंद कमरे में मीटिंग होती है, एक ट्रांसफर होता है, या फिर कोई एक इंसान अचानक गायब हो जाता है और फिर छा जाती है खामोशी। ये खामोशी जानबूझकर रची गई है, क्योंकि तीनों पार्टियों को ये खामोशी सूट करती है। नेपाल को खामोशी चाहिए क्योंकि वो किसी भी बड़े देश को नाराज नहीं कर सकता। भारत को खामोशी चाहिए क्योंकि आधिकारिक तौर पर वो नेपाल की संप्रभुता का सम्मान करता है। और पाकिस्तान को खामोशी चाहिए क्योंकि आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान तो नेपाल में है ही नहीं। सच क्या है? सच ये है कि नेपाल में दोनों खुफिया एजेंसियों का नेटवर्क जिंदा है और सांस ले रहा है। ये इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में दर्ज है। ये सच है कि आईएसआई ने नेपाल के खुले बॉर्डर को जाली नोटों, रिक्रूटमेंट और ट्रांजिट के लिए इस्तेमाल किया है। ये भी सच है कि नेपाल की अंदरूनी राजनीति में भारत का सीधा प्रभाव रहा है, कभी मदद के रूप में तो कभी दबाव के रूप में। लेकिन जो सच हम शायद कभी नहीं जान पाएंगे वो ये कि जो लोग इस दलदल में फंस गए और बाहर निकलना चाहते थे, उनका आखिर क्या हुआ। भारत और नेपाल के बीच जो बंद कमरों में डील्स होती हैं, उनके अनरिटन क्लॉसेस क्या हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या नेपाल के आज के नेताओं को खुद ये पता है कि उनके सिस्टम में कितनी गहरी सुरंगें खुद चुकी हैं, या वो भी बस किसी के हाथ की कठपुतली हैं, बिना ये जाने कि धागा किसके हाथ में है। सत्ता और ताकत की एक फितरत होती है, वो उन अंधेरी जगहों पर सबसे ज्यादा सुकून से पनपती है जहां कोई देख नहीं रहा होता। नेपाल इस वक्त वैसी ही एक जगह है, न इतना छोटा कि उसे इग्नोर कर दिया जाए और न इतना बड़ा कि वो अपनी शर्तों पर खेल सके। बस बिल्कुल सही साइज का, सही लोकेशन पर, दुनिया के सबसे बेहतरीन साइलेंट बैटलफील्ड के लिए। अगर आपको लगता है कि इस कहानी का कोई और भी पहलू है या कोई और खिलाड़ी इस गेम में मौजूद है, तो नीचे कमेंट करके अपनी थ्योरी बताइए।